श्वेता झा और स्वागत है आपका न्यूज पथ पर। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हॉर्न ओके प्लीज में आज बात होगी उम्र बढ़ाने वाली टेंशन की, जिससे कैसे बचा जाए इस पर एक्सपर्ट से तरीका जानेंगे। वहीं सियासी ढाबे में उठेगा कर्नाटक में जहरीली होती नेताओं की जुबान का मुद्दा, जहां सांप के बाद विष कन्या वाले दाव की एंट्री से सियासत और गर्मा गई है। तो सोशल अड्डा में करेंगे मुंबई में बस में सफर करने के दौरान मोबाइल यूज करने के बेस्ट के नियमों पर मंथन, और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे दिल्ली में ई रिक्शा चलाने वाली 40 साल की सीता की कहानी, जो कई महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के टोंक में जरूरतमंदों के लिए सांसद रसोई चलाने के लिए पार्टी सांसद की सोशल मीडिया पर तारीफ की। ये रसोई टोंक सवाई माधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया चला रहे हैं। इसी से जुड़ा एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। इसमें उन्होंने लिखा कि टोंक में सांसद रसोई पिछले 7 सालों से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से लगातार चल रही है। इसी ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने उनकी इस पहल को सराहनीय कदम बताया और लिखा कि ये पहल गरीबों और जरूरतमंदों को बहुत राहत देने वाली है। वहीं सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कहा कि पहले तो मोबाइल भोजनशाला चलाए जाने पर विचार हो रहा था, लेकिन फिर आखिर में ये निःशुल्क रसोई सांसद कार्यालय में शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि ये खाने के पैकेट यहां आने वाले जरूरतमंदों को बांटे जाते हैं। इसके अलावा इन्हें अस्पतालों और दूसरी जगहों पर भी भिजवाया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज समेत देश के कई हिस्सों में दोपहर में सूरज के चारों तरफ गोल इंद्रधनुष दिखाई दिया। इसे कई लोगों ने अपने मोबाइल में भी कैद करने की कोशिश की। वहीं कुछ ये जानने के लिए उत्सुक दिखे कि ऐसा आखिर कैसे हुआ। हालांकि खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार इसे वाटर हॉलो या हलो कहा जाता है। इस तरह का गोल इंद्रधनुष या रिंग तब बनती है जब सूरज के आसपास बादल होते हैं। इसमें बर्फ की बूंदें भी होती हैं, जिनसे रिफ्लेक्ट होकर किरणें जमीन पर आती हैं। इसलिए लोगों को ये खगोलीय घटना दिखाई देती है। एक गाड़ी में कुछ हथियारों के साथ युवाओं का स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऐसी चर्चा है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के नोएडा या ग्रेटर नोएडा का है। हालांकि अभी तक ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि ये आरोपी कौन है और ये वीडियो कहां शूट हुआ। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और ये भी देख रही है कि ये हथियार असली हैं या नकली। हैदराबाद में 11 साल की छात्रा सुर्खियों में आ गई। दरअसल उसने एक पहल करते हुए वहां एक और लाइब्रेरी खोल दी। ये आकर्षणा की तीसरी लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी वहां लड़कियों के जुवेनाइल होम में बनाई गई है। इसमें बच्चियां बगैर पैसा दिए पढ़ाई कर सकती हैं। ये सारी किताबें उसने कोरोना के दौरान दोस्तों, रिश्तेदारों और दूसरे लोगों से जुटाई। इस दौरान उसे करीब 5000 किताबें मिली। इनमें हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु समेत कई भाषाओं की किताबें शामिल हैं। इतना ही नहीं, वो जल्द ही 2 और लाइब्रेरी खोलने वाली है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर टेंशन से जुड़ी है। कहना आसान है कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। घर से लेकर दफ्तर तक हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी टेंशन लेते हैं। भले ही सॉल्यूशन चुटकियों में निकल जाता है, फिर भी हम आदतन परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग तो बेसिर पैर की बातों से भी तनाव पा लेते हैं। लेकिन अब इस टेंशन को लेकर एक ऐसी स्टडी सामने आई है जो आपको चौंका देगी। इस स्टडी में दावा किया गया है कि अगर ज्यादा तनाव लेते हैं या तनाव के हालात से गुजरते हैं तो बुढ़ापा जल्दी आ सकता है। यानी टेंशन का रिश्ता हमारी बायोलॉजिकल उम्र से है। इसलिए जरूरी है कि टेंशन पर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। जो असल में चीज मायने रखती है
वो है बायोलॉजिकल उम्र का बढ़ना, यानी शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों यानी सेल और टिश्यू में आने वाला बदलाव। ये बदलाव ही बायोलॉजिकल उम्र बढ़ने के संकेत देते हैं और इनका हमारे बर्थडे से सीधा रिश्ता नहीं होता। दावा किया जा रहा है कि अगर कोई तनाव में है या तनाव वाली घटनाओं से गुजर रहा है तो उसकी बायोलॉजिकल उम्र पर असर पड़ सकता है। शोधकर्ताओं ने लोगों की जैविक उम्र में बदलाव की जांच की और ये जांच अलग अलग हालात से गुजर रहे लोगों पर की गई। मसलन जिनकी बड़ी सर्जरी हुई या जो कोविड-19 से संक्रमित थे, ऐसी महिलाओं पर भी शोध हुआ जो गर्भवती थी। ऐसे हर मामले में ब्लड सैंपल की जांच की गई और पता चला कि सभी की बायोलॉजिकल उम्र बढ़ गई थी। यानी तनाव का शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों पर असर पड़ा। हालांकि रिसर्चर्स ने पाया कि सर्जरी हो जाने के बाद या बच्चे की डिलीवरी के बाद 1, 2 या 6 हफ्ते के अंदर पुरुष या महिलाओं की उम्र फिर से पहले के स्तर पर चली गई। यानी तनाव खत्म हुआ तो उम्र भी ठहर गई। लेकिन ऐसा हर मामले में नहीं हुआ। कोरोना से ठीक होने के बाद महिलाएं तो पहले की जैविक उम्र में लौट गईं, लेकिन पुरुष ठीक नहीं हुए। यानी उम्र का घटना बढ़ना महिला और पुरुष होने के अलावा इस बात पर निर्भर करता है कि तनाव कितना था। सीधे तौर पर कहा जाए तो स्टडी के अनुसार लंबे समय तक बेहिसाब तनाव रहता है तो उम्र बढ़ जाएगी, यानी हमारा शरीर समय से पहले बुढ़ापे का शिकार हो सकता है। इसलिए हर हाल में मुस्कुराकर जीना शुरू कीजिए। सेहतमंद लंबी जिंदगी के लिए टेंशन फ्री लाइफ जरूरी है। अपनों को और अपने आसपास के लोगों को टेंशन से दूर रहने के फायदे समझाइए और इसके लिए लगातार हॉर्न बजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हम सभी जानते हैं कि टेंशन लेने का नहीं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर तनाव लेते हैं, जबकि तनाव हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। अब तो ये दावा किया जा रहा है कि इससे हमारी उम्र पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन इसके अलावा क्या नुकसान हो सकते हैं, इसे हमने समझा। बायोलॉजिकल एज बेसिकली डिटरमाइन करती है कि हमारी जो सेल्स हैं बॉडी की, वो कितनी स्पीड से एजिंग उनकी हो रही है। और ये सब मैटर करता है हमारी डाइट पे, हमारी एक्सरसाइज हम कितनी कर रहे हैं, हमारी हैबिट्स पे, हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे जेनेटिक मेकअप पे। और इसको डिटरमाइन करने के लिए बेसिकली बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट होते हैं डीएनए के, वो हम किए जाते हैं। और बायोलॉजिकल एज का देखिए सीधा साधा समझ स्ट्रेस से भी है। स्ट्रेस बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी में एड्रेनलिन को रिलीज करता है और फिर अल्टीमेटली हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, जो पूरा एक मैकेनिज्म होता है। उसकी वजह से हमारी सेल्स ग्रो करती है और हमारी सेल्स की एजिंग धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो स्ट्रेस बेसिकली हमारी एज को बढ़ाता है। और बहुत सारे डिजीज हैं जो स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाते हैं, जो मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर डिजीज होते हैं, जैसे कि सोरियासिस। स्ट्रेस की वजह से हमारा सोरियासिस बढ़ जाता है। और एक्ने, बहुत सारे आपने देखा होगा यंग फीमेल्स में एक्ने मिलते हैं, स्ट्रेस की वजह से वो बढ़ जाते हैं। अगर हम स्ट्रेस को इसमें कम कर दें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर हम करें, तो काफी हद तक सोरियासिस और एक्ने को भी कंट्रोल किया जा सकता है। डीएम की हत्या के मामले में दोषी आनंद मोहन की रिहाई पर पहली बार बोले नीतीश कुमार। कहा कि एक आदमी की रिहाई पर इतनी बातों से हुई है हैरानी। उधर अतीक मामले में पुलिस को शबाना नाम की महिला की भी तलाश है। चलिए सीधे चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां देश भर से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। अतीक और अशरफ की हत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सवाल पूछा कि अतीक और अशरफ की परेड क्यों हुई, उन्हें एम्बुलेंस में क्यों नहीं ले जाया गया। कोर्ट ने यूपी सरकार से ये भी पूछा कि विकास दुबे एनकाउंटर के बाद पुलिस कामकाज को लेकर जस्टिस बीएस चौहान की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई। अब इस केस में 3 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सूडान में फंसे भारतीयों का एक और जत्था दिल्ली पहुंचा। इस जत्थे में 392 भारतीय हैं, जिन्हें सूडान से सऊदी अरब के जेद्दाह लाया गया था। इसके बाद उन्हें जेद्दाह से वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया। भारतीय वायुसेना के अलावा नौसेना और विदेश मंत्रालय मिलकर ये ऑपरेशन कावेरी चला रहे हैं, ताकि सूडान में जारी संघर्ष के बीच से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाला जाए। शराब घोटाले के आरोपों पर घिरे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब वो हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने अरेस्ट किया था। उनसे जेल में ईडी ने भी पूछताछ की थी। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई की टीम पहुंची, जहां बीमा घोटाले के आरोपों को लेकर उनसे जानकारी जुटाई गई। दरअसल बीते दिनों में सत्यपाल मलिक ने अपने कार्यकाल के दौरान 300 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर आने की बात कही थी। इसी मामले को लेकर सीबीआई की टीम उनसे बात करने पहुंची।
जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता अजय आलोक बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया। एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की दिल्ली में बैठक हुई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के रक्षा मंत्रियों का स्वागत किया। वहीं उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और इसके लिए जिम्मेदारी तय करने की बात कही। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में पिछले 4 दिनों में अब तक 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए। भारी बर्फबारी और बारिश से बढ़ी ठंड के बावजूद वहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। केदारनाथ के कपाट मंगलवार को खुले थे। इस बार मंदिर के गर्भगृह की भव्यता और बढ़ गई है। दरअसल पिछले साल वहां एक श्रद्धालु ने सोने का छत्र चढ़ाया था। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कर्नाटक में 12 दिन बाद मतदान है, लेकिन उससे पहले चुनावी प्रचार जहरीला हो गया है। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमला बोला तो पलटवार बीजेपी के विधायक ने सोनिया गांधी को विष कन्या बताकर किया। ऐसे जहर भरे बयानों से कर्नाटक से केंद्र तक सियासी घमासान मचा हुआ है। और ये कहते हैं विशेला साहब, अरे कांग्रेस वालों, आपकी मती मारी गई है, मती मारी गई है। मतदान का दिन करीब आते आते कर्नाटक की चुनावी फिजा में सांप और विष सब निकल आए हैं। जुबान से जहर फैलने लगा है। एक दूसरे पर सियासी हमले तक तो मामला ठीक था, लेकिन अचानक शब्दों की मर्यादा टूटने लगी है। शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद होना था और हुआ भी। जवाब देते देते बीजेपी के एक विधायक की भी जुबान दायरा लांग गई। मत नीवेनाद्रू तप्पु तिಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಷಕನ್ನೇ ನಂಗಾದ್ರ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋಣಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು पाकिस्तान एजेंट ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ सोनिया गांधी। खड़गे चूंकि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनका बयान कांग्रेस का बयान मानते हुए बीजेपी ने सीधे चुनाव आयोग का रुख किया और केस दर्ज करने के साथ उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। जो वाक्य कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने किए हैं वो जानबूझ करके, और आज जब हमने चुनाव आयोग को ये पूरा ज्ञापन दिया तो हमें लगा कि चुनाव आयोग भी इस विषय को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है, क्योंकि ये कोई जबान फिसलने वाला विषय नहीं है। जानबूझकर 3-4 वाक्यों को इस तरीके से बोला गया है जो कांग्रेस के हेट कैंपेन का हिस्सा है। चुनावी मैदान में पहले भी प्रधानमंत्री मोदी पर किए गए ऐसे निजी हमलों का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है। कर्नाटक में भी बीजेपी ये मौका गंवाने के मूड में नहीं दिख रही। हो सकता है प्रधानमंत्री खुद भी इसे कर्नाटक की रैलियों में मुद्दा बनाएं। शुरुआत अमित शाह ने तो कर ही दी है। कभी ये कांग्रेस पार्टी नारे लगाती है, कांग्रेस तेरी कब्र खुदेगी। सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर। प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विशेला साहब। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मती मारी गई है, मती मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। सियासत में तीखी बयानबाजी में कहां रुकना है, ये कांग्रेस अब तक समझ नहीं पाई है। इसी वजह से कई बार कांग्रेस के नेता अपने इन बयानों से पार्टी का नुकसान कर चुके हैं। खड़गे भी ये समझते हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने बयान पर सफाई दी। कहा कि उनका निशाना प्रधानमंत्री नहीं, बीजेपी की विचारधारा थी, पर तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। हालांकि बीजेपी विधायक बासन गौड़ा ने कांग्रेस को फ्रंट फुट पर आने का मौका दिया, और चूंकि वो एक विधायक हैं, पार्टी में कोई बड़ी हैसियत नहीं, इसलिए उनके बयान से दूरी बना लेना बीजेपी के लिए आसान है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे विष कन्या कह रहे हैं, ये घोर निंदनीय है
और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर किया गया है। This is not our culture. This is BJP certainly does not subscribe to this, and we have already spoken to the concerned MLA about this. वैसे कर्नाटक में चुनावी मुद्दों की कमी नहीं है। रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे भारी भरकम मुद्दों के अलावा कांग्रेस एक के बाद एक मुफ्त वाली योजनाओं का ऐलान कर रही है। बीजेपी बढ़िया सरकार और विकास के दावों के साथ मैदान में है, लेकिन आखिरी राउंड तक आते आते लगता है कि प्रचार मुद्दों से ज्यादा निजी हमलों पर शिफ्ट हो गया है। शनिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक प्रचार में एंट्री हो रही है। माना जा रहा है कि सियासी घमासान तब और तल्ख होगा, बयानबाजियों से पारा और चढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और उसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 463 अंक चढ़ा और 61,112 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 150 अंकों की बढ़ोतरी दिखी, ये 18,065 के स्तर पर बंद हुआ। शुक्रवार को सोना चांदी के दाम कम हुए। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार सोना 420 रुपए कम होकर 59,980 रुपए हुआ। इससे पहले कारोबारी सत्र में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 60,400 रुपए रही। वहीं चांदी भी 570 रुपए फिसली। 1 किलो चांदी का भाव 74,600 रुपए हुआ। एक दिन में 10 अरब डॉलर से ज्यादा कमाकर फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने मुकेश अंबानी को पछाड़ दिया। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में मुकेश अंबानी एक पायदान नीचे खिसककर अब 13वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं उनके स्थान यानी 12वें नंबर पर मार्क जुकरबर्ग आ गए। बीबीसी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रिचर्ड ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को कर्ज दिलाने के मदद के आरोपों का सामना कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीबीसी प्रमुख ने जॉनसन को लोन की सुविधा दिलाने में अपनी भागीदारी का ठीक से खुलासा नहीं करने को लेकर आई एक रिपोर्ट के बाद शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात एक ऐसी महिला ड्राइवर की जो न केवल हौसलों से भरी है बल्कि खुद में जिंदा दिली की मिसाल भी है। कहानी 40 साल की सीता देवी की, जो कि ऑटो रिक्शा चलाकर अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है। दिल्ली से हमारी संवाददाता अनामिका गौर की ये खास रिपोर्ट देखिए। हौसले बुलंद हों तो कुछ भी मुश्किल नहीं। मजबूत भविष्य के लिए लड़ने का जज्बा और जुनून, जिंदगी की परेशानियों के बीच टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार कर मंजिल तक पहुंचने का हुनर, इसे ही कहते हैं। ये कहानी है सीता की, जिन्होंने जिंदगी की तमाम रुकावटों को पीछे छोड़ते हुए वो किया जिस पर हिंद को नाज है। इस महिला ऑटो ड्राइवर से मिलिए। नाम है सीता देवी, जिन पर परेशानियों का ऐसा पहाड़ टूटा कि जिंदगी बोझ बन गई। लेकिन कहते हैं कि हिम्मत और हौसले अगर साथ हों तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी गायब हो जाती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल सीता देवी हैं। मुझे 3 महीने हो गए ये रिक्शा ऑटो चलाते हुए, और बस चला ही रही हूँ जब से। क्या आपको पहले ऑटो रिक्शा चलाना आता था या आपने सीखा है? नहीं, मुझे पहले नहीं आता था। मैंने सीखा है, मेरी 5 दिन की ट्रेनिंग हुई थी बुरारी में, उसके बाद बस मैंने कर लिया। सीता अकेली नहीं है, उनके साथ 20 से ज्यादा महिलाएं ऑटो चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। सीता के लिए भी ऑटो का स्टीयरिंग थामना आसान नहीं था, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ की तरह दबना पड़ा। काम को छोटा बड़ा, जैसे मेरी पढ़ाई कम थी, मुझे अच्छे पोस्ट पर नौकरी नहीं मिलती, और मेरे को घर गृहस्थी मेरे को चलाने में दिक्कत होती। मैंने बहुत काम, छोटे छोटे काम भी मैंने करे, झाड़ू पोछा भी घरों में मैंने करा, पर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मेरा बहुत ज्यादा था। मैंने कहा चल झाड़ू पोछा करने में तो थोड़ा कम पैसा मिलता है, फिर सुना खाना बनाने में थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है। मैंने बोला मुझे खाना बनाने का कोर्स करवा दो, मुझे खाना बनाना है। फिर मैंने खाना बनाने का किताबें पढ़ी, थोड़ी बहुत मैंने सीखा किसी से जाके, खाना बनाई, खाना में बढ़िया पैसे कमाने लगी। उसके बाद फिर ड्राइविंग का निकला, जी कि मुझे तो अब ये भी करना है, जब और गाड़ियां चला सकती हैं तो मैं भी चला सकती हूँ। सीता अपने जज्बे की बदौलत सफर में आगे बढ़ रही हैं। इनका ये संघर्ष ही इन्हें कई लोगों की प्रेरणा बनाएगा। दिल्ली से अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे।
नोकिया के ग्राहकों के लिए आई है गुड न्यूज। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। प्रधानमंत्री मोदी ने 91 नए FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। ये नए ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लगाए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे रेडियो इंडस्ट्री में क्रांति आएगी और डिजिटल तकनीक से युवाओं को फायदा होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सस्ती उड़ान योजना को 6 साल हो गए। इस मौके पर मंत्रालय की तरफ से सोशल मीडिया पर पहली उड़ान को याद किया गया, जब साल 2017 में शिमला से दिल्ली के लिए उड़ान भरी गई थी। इसी ट्वीट पर पीएम मोदी ने जवाब दिया और उड़ान योजना की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने लिखा कि ये भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए गेम चेंजर बन गए हैं। नोकिया के ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल कंपनी जल्द ही नोकिया XR21 स्मार्टफोन को बाजार में उतार सकती है। कहा जा रहा है कि ये नया प्रीमियम स्मार्टफोन होगा जो एक शानदार डिजाइन के साथ लॉन्च होगा। अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों से जुड़ा है। बस, मेट्रो या लोकल ट्रेन में सफर करने के दौरान कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग मोबाइल पर तेज आवाज में बात करते हैं या मोबाइल का स्पीकर ऑन करके गाने सुनते हैं और वीडियो देखते हैं, जिसकी वजह से दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है। यात्रियों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए मुंबई में बिजली और ट्रांसपोर्ट की सेवाएं देने वाली बेस्ट ने कुछ नए नियम बनाए हैं। बेस्ट की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बेस्ट की बस में सफर करने के दौरान यात्री मोबाइल पर तेज आवाज में बात नहीं कर सकते। इसके साथ ही बस में सफर कर रहे यात्रियों के मोबाइल फोन पर स्पीकर ऑन करके ऑडियो या फिर वीडियो प्ले करने पर पाबंदी लगा दी है। बेस्ट की बस में सफर करने के दौरान यात्रियों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के लिए हेडफोन लगाना जरूरी होगा। बस में यात्रियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए बेस्ट ने मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर यह कदम उठाया है। बेस्ट के प्रवक्ता ने बताया कि कई यात्रियों की तरफ से मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। बेस्ट की बस में इन नियमों का पालन ही करने वालों पर बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो इनका पालन नहीं करेंगे। बेस्ट की तरफ से सभी बसों में ये नया नोटिफिकेशन लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि सभी यात्रियों को इसके बारे में जानकारी हो और इसका पालन करें। बेस्ट के पास लगभग 3,400 बसें हैं जो कि मुंबई के अलावा ठाणे, नवी मुंबई और मीरा भाईंदर सिटी में चलती हैं। जानकारी के मुताबिक बेस्ट की बसों में रोजाना 30 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। बेस्ट के मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर बनाए गए इस नियमों पर मुंबई के लोग क्या सोचते हैं। सोशल अड्डा में हमने इसी मुद्दे पर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये अगर वी बीज होगी तो कंप्लेंट किया है तो ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी ट्रैवल करता है सब अपने अपने काम की वजह से जाता है। कोई डिस्टर्ब होता है तो किसी को कोई डिस्टर्ब हुआ तो फिर एक ठीक है मेरे हिसाब से, इतना कुछ खास तो नहीं है बट ठीक है। कंपल्सरी तो नहीं होना चाहिए कि आपको सजा ही मिली कि एक बार अगर वार्निंग मिली है फिर उनको छोड़ देना चाहिए। एक वार्निंग तो मिलनी चाहिए। सजा के पात्र होना चाहिए क्योंकि वो पैसेंजर को, बाजू वाले पैसेंजर को भी तकलीफ होगी और बड़ी जोर से अगर वो बातें करते हैं तो ड्राइवर को भी तकलीफ हो सकती है। ये प्रावधान होना भी चाहिए क्योंकि नए नए कानून आते हैं तो उसको फॉलो करना जरूरी है और ये सब पब्लिक के लिए है। किसी को कोई देखो, पहले वाली बातें अलग थी, अभी क्या है शोर गोल, इसकी वजह से लोगों को किसी को तकलीफ है, कोई बीमार है तो उस चीज को क्या करेंगे ना। नहीं होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ऐसा देखा जाए तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जरूरी भी है क्योंकि ज्यादा तकलीफ भी होता है कभी कभी, क्योंकि ऑडियो ऐसा ही सुनते हैं कोई आदमी लोग, इसलिए ज्यादा तकलीफ भी होता है। ये गलत है क्योंकि किसी का भी कोई अर्जेंट फोन आया तो उठाना ही पड़ेगा ना। चिल्ला के बात नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो आराम से फोन उठाना चाहिए, आराम से बात करना है। जो लाउड म्यूजिक बजाते हैं, कोई लाउड में बातें करते हैं, जोर से बातें करते रहते हैं, वो जो बाकी के सहप्रवासी रहते हैं उनको दिक्कत तो रहती है। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है बेस्ट ने और कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर ऐसे कोई कार्रवाई होती है तो फिर लोग ऐसी बातें करने तो कम कर देंगे। और हमने यहाँ तो ऐसे कि कोई कार्रवाई हो तो ही लोग उसमें सुधार। अब एक ऐसे शख्स की बात जो मुंबई की बेस्ट बसों में अपनी सेवा दे रहे हैं। मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस के एक ड्राइवर को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सम्मानित किया गया है। पिछले 30 साल से ये शख्स बेस्ट की बसों में अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन इतने लंबे समय में उनकी बस से कोई भी हादसा नहीं हुआ। इस काबिलियत ने उन्हें अब नई पहचान दिलाई है।
पिछले करीब 30 वर्षों से गिरिजा शंकर पांडे मुंबई की बसों में सुरक्षित सफर की गारंटी है। मुसाफिरों को महफूज सफर देने की उनकी इस काबिलियत को अब सम्मान मिला है। 30 साल से लगातार बेस्ट बसेस में अपनी सर्विस दे रहे हैं गिरिजा शंकर पांडे बस चलाते हैं, यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और भारत के 6 सर्वश्रेष्ठ ड्राइवरों में से एक हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं और 30 साल से बेदाग एक्सीडेंट जो है वो उनके सर्विस में नहीं हुए हैं। ऐसे में उनको कुछ दिन पहले सम्मानित किया गया है और सेफेस्ट ड्राइवर का खिताब भी उनको दिया गया है। अपने अनुभव से अब गिरिजा शंकर सड़कों पर महफूज सफर का फॉर्मूला भी बता रहे हैं। शांत दिमाग और क्रोध को त्याग करके और घाई न करना, ये मेन मंत्र है। जिस प्रकार के 4 रास्ता हुआ, सिग्नल फ्री है, उस समय बहुत सावधानी देना चाहिए और खास करके जब सिग्नल फ्री रहता है जल्दबाजी में, उस समय दुर्घटना होने की ज्यादा संभावना रहती है खुला रोड पे। और बाकी अगर दिमाग शांत रखें और चौकन्ना रहें तो कभी दुर्घटना नहीं हो सकती। मेरे सौभाग्य और नसीब है साहब। सावधानी तो साथ साथ नसीब भी होता है और सावधानी के साथ साथ नसीब है कि जो कि इस दुर्घटना से मैं बचा हूं आज तक। एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट ने देश भर के 42 ड्राइवरों को सुरक्षित सफर के लिए सम्मानित किया है। इनमें से बेस्ट की तरफ से ये सम्मान पाने वाले वो इकलौते ड्राइवर हैं। मुंबई से पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। जर्मनी के राजदूत ने की दिल्ली मेट्रो की तारीफ। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही है आपका इंतजार। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने दिल्ली मेट्रो की तारीफ की। दरअसल जनसंख्या के मामले में भारत के चीन को पछाड़ने पर जर्मनी की मैगजीन में एक विवादित कार्टून छापा गया। इसमें भारत की ट्रेनों की हालत खराब दिखाई गई, जबकि इसी कार्टून में चीन की हाईटेक बुलेट ट्रेन को दिखाया गया। लेकिन अब भारत में जर्मनी के राजदूत ने डेर स्पीगल नाम की इस मैगजीन में छपे कार्टून पर आपत्ति जताई। साथ ही कहा कि जर्मनी में कई मेट्रो दिल्ली मेट्रो जितनी अच्छी नहीं है। वहीं उन्होंने कार्टूनिस्ट को सलाह दी कि उन्हें भारत के बारे में थोड़ी और जानकारी लेनी चाहिए और जानना चाहिए कि यहाँ का रेलवे सिस्टम कितना अत्याधुनिक है। चीन ने एक बार फिर से ताइवान पर अपनी साजिश तेज कर दी। कहा जा रहा है कि चीन के 38 लड़ाकू विमान ताइवान के पास देखे गए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इस पर एक बयान भी जारी किया। उसके मुताबिक 5 Su-30 और 2 J-16 विमान भी शामिल थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया। बाइडेन के दोबारा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पहली बार ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन का मजाक भी उड़ाया। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। उसने राजधानी कीव पर हवाई हमले किए। इससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद वहां अलर्ट जारी कर दिया गया। पहलवानों के प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट का बृजभूषण शरण सिंह पर कड़ा रुख। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए सीधे रुख करते हैं खेल चक्कर का। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की, लेकिन खिलाड़ियों ने साफ कर दिया कि उन्हें सभी पदों से हटाया जाए। साथ ही उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को जेल भेजने की मांग भी दोहराई। इससे पहले पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में FIR दर्ज करने का भरोसा दिया। बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास ने IPL छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को पारिवारिक वजहों से टूर्नामेंट से हटने की जानकारी दी। माना जा रहा है कि वो अब शायद दोबारा KKR से इस सीजन में नहीं जुड़ेंगे। मेजबान श्रीलंका ने दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में आयरलैंड को पारी और 10 रनों से मात दी। इसी के साथ उसने ये सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। इससे पहले श्रीलंका ने पहली पारी 3 विकेट पर 704 रन बनाकर घोषित कर दी थी, जिसके बाद आयरलैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में 202 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जबकि पहली पारी में उसने 492 रन बनाए थे।